अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करंट एंड क्रिटिकल। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 को इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद खित्ते में कशीदगी तेजी से बढ़ी। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल को जवाब दिया, लेकिन इस बार सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि आलमी सफारती महाज पर भी अहम तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। क्या वाकई वक्त बदल चुका है? क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि मशरिक वुस्ता में एक मुल्क सुपर पावर्स के सामने खड़ा हो गया है? अजीजान मन, 28 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ईरान ने न सिर्फ ये कि जवाब दिया बल्कि ऐसा जवाब दिया कि आलमी ताकतों को भी अपनी सब बंदी पर नजरसानी करनी पड़ी। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान खामोश नहीं बैठा। बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमलों की नई हिकमत अमली, खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को वाज़ेह पैगाम कि ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं था बल्कि ये ऐलान था कि ईरान दबाव में आने वाला नहीं। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया एक बड़े तसादम की तरफ बढ़ रही है? क्या ये तीसरी आलमी जंग का खतरा है या सिर्फ ताकत का महदूद मुजाहरा? अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद स्पेन ने अपने अड्डों के इस्तेमाल पर मोहतात मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसी तरह बरतानिया ने भी बराह रास्त स्ट्राइक में शामिल होने से गुरेज किया और ये फैसले इस बात की निशानदेही करते हैं कि मगरबी इत्तेहाद के अंदर पॉलिसी इख्तिलाफात मौजूद हैं। अब जहां मगरबी इत्तेहाद में ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले को लेकर इख्तिलाफात मौजूद हैं, वहीं पर चीन और रूस ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की है और खित्ते में कशीदगी बढ़ाने पर तशवीश का इजहार किया है। अब ये रद्द अमल अहम क्यों है? क्योंकि चीन आलमी मईशत की बड़ी ताकत है और रूस एक बड़ी फौजी ताकत। अगर बड़ी ताकतें खुलकर मुखालिफ सफ में आ जाए तो आलमी तकसीम गहरी हो सकती है। तो क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के खतरे में है? ये सबसे अहम सवाल है। दोस्तों, तीसरी आलमी जंग के खतरात तब बढ़ते हैं जब बड़ी ताकतें बराह रास्त आमने सामने आ जाए, नेटो आर्टिकल 5 फाल हो जाए, चीन और रूस अमली तौर पर मैदान में शामिल हो जाए। फिलहाल सूरत हाल खतरनाक जरूर है लेकिन मुकम्मल आलमी जंग के मरहले तक नहीं पहुंची। हाल बता ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर सफारती रास्ते बंद हो गए तो आलमी ताकतों की सफबंदी दुनिया को एक बड़े तसादम के करीब ले जा सकती है। 28 फरवरी के बाद की तस्वीर ये बताती है कि ईरान ने सख्त अस्करी रद्द अमल दिया, अमेरिका और इसराइल ने दफाई और सफारती हिकमत अमली अपनाई, यूरोप मोहतात है, चीन और रूस ने मुजम्मत करके आलमी तकसीम को वाज़ेह किया। दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ये मुकम्मल आलमी जंग भी बन सकती है और सफारती हल की तरफ भी जा सकती है। दोस्तों, अमेरिकी सहाफी टक्कर कार्सन का एक दावा भी सामने आया है जो हालात की संगीनी का इशारा देता है। टक्कर कार्सन के मुताबिक कतर और सऊदी अरब में मोसाद के मुबैना एजेंट्स पकड़े गए जो बम धमाकों की साजिश कर रहे थे। अगर टक्कर कार्सन का ये दावा दुरुस्त साबित हो तो खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा, खित्ते में मजीद फौजी हरकत और जवाबी कार्रवाइयां होंगी, यूरोपीय और आलमी ताकतों के दरमियान शदीद सफारती दबाव बढ़ेगा और ये सब मिलकर आलमी जंग के खतरे को बढ़ा सकते हैं क्योंकि कोई भी छोटा वाकया बड़े तनाजे की चिंगारी बन सकता है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि 28 फरवरी के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अगर अब ये कशीदगी बढ़ती है तो आलमी सतह पर बड़े खतरात जन्म ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर पर कि जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। जी हाँ, वही 9 मई के केसेस जिनमें के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगाए गए थे और 3 मार्च 2026 को अदालत ने खान के हक में फैसला दे दिया। दोस्तों, 9 मई 2023 की बात है। उस दिन कुछ मुजाहरे हुए, कुछ हालात नाजुक हुए और हुकूमत ने इमरान खान पर इल्जामात लगा दिए कि गोया इमरान खान इन मुजाहरों के जिम्मेदार थे। लेकिन 3 मार्च 2026 को अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें कहा गया है कि हुकूमत या प्रोसिक्यूशन की तरफ से इमरान खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। सिर्फ सोशल मीडिया की दावेबाजी या नाकाबिले तस्दीक शवाहिद पेश किए गए जो अदालत के मयार पर पूरा नहीं उतरते। यानी सिर्फ इल्जाम लगाना या मीडिया पर शोर मचाना काफी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमरान खान की सेहत की। पाकिस्तान में सेहत और इंसाफ के मामलात हमेशा हसास रहे हैं। आज जब मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत खतरे में है तो ये अवामी सवाल सामने आता है कि क्या हुकूमती और अदालती रवैया यकसां है? क्योंकि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बीमार थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतें हुकूमत से ये मुतालबा करती रही कि नवाज शरीफ की जिंदगी और इलाज की मुकम्मल जमानत दी जाए। लेकिन आज जब इमरान खान की सेहत और जिंदगी के बारे में खतरे के संगीन इशारे सामने आ रहे हैं तो वही अदालतें और हुकूमती मशीनरी लंबी तारीखें और समाअत की ताखीर दे रही है। अब इमरान खान के इलाज के लिए समाअत 10 मार्च तक मौखर कर दी गई है जबकि खान की सेहत के लिए फौरी इक़दामात जरूरी हैं। अब वापस आते हैं ईरान और इसराइल की हालिया जंग पर और बात करते हैं ईरान के दफाए मोज़ेक हिकमत अमली के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दफाए मोज़ेक है क्या। दफाए मोज़ेक एक जदीद और गैर मरकजी दिफाई निजाम है जिसमें फौज को मरकजी कमांड पर मुकम्मल इन्हिसार की बजाय छोटे खुद मुख्तार यूनिट्स में तकसीम किया जाता है। ये यूनिट किसी भी हमले के दौरान फौरी रद्द अमल दे
सकते हैं, और अगर एक हिस्सा तबाह भी हो जाए तो बाकी निजाम अपने काम को जारी रखता है। ईरान ने अपने इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर को तकरीबन 31 खुद मुख्तार यूनिट्स में तकसीम कर दिया है। तेहरान और मुल्क के हर सूबे में अलग कमांडर्स को पूरी आजादी दी गई है कि वो फौरी दफाई और हमले के फैसले ले सके। ये अमल ईरान की फौज को ज्यादा मजबूत और हर किस्म के दुश्मन के लिए तैयार बनाता है। 28 फरवरी के बाद ईरान ने इस निजाम को कई गुना ज्यादा फाल कर दिया है और आज ईरान की फौज हर लम्हे तैयार और दुश्मन के लिए कई गुना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, दिफाए मोज़ेक में गुरिल्ला जंग की अहमियत सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी भी अहम है, मगर जमीन की पहचान उससे भी ज्यादा जरूरी है। ईरान के यूनिट जमीन के हर रुख से वाकिफ हैं, चाहे वो पहाड़ हो, सहरा हो या शहरी इलाके। ये यूनिट फौरी रद्द-ए-अमल देने के काबिल हैं, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो या छोटा हमला। दुश्मन के लिए ईरान में हर जगह एक नाकाबिले तस्खीर जाल तैयार है। ईरान की हिकमत अमली ये है कि ईरान अब ये लड़ाई लंबी लड़ेगा। दिफाए मोज़ेक के जरिए दुश्मन जितना भी फंसेगा उतना ही ज्यादा तबाह होगा। ईरान का ये दिफाए मोज़ेक का निजाम दुश्मन की मंसूबाबंदी को नाकाम बनाता है और ये वो ताकत है जो दुश्मन की नफ्सियात पर असर डालती है। ईरान ने अपने दफा को टाइल्स के टुकड़ों की तरह तकसीम किया। अब ईरान की फौज मरकजी कमांड पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि मुल्क के हर सूबे में छोटे खुद मुख्तार यूनिट्स मौजूद हैं। अगर दुश्मन एक यूनिट को खत्म कर भी दे तो बाकी यूनिट्स फौरी तौर पर अपना काम जारी रख सकते हैं। याद रखें कि जब आखिरी बार इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और बहुत सारे अहम फौजी कमांडर्स मारे गए, उसके बावजूद ईरान की फौजी ताकत में कोई कमी नहीं आई। अब भी 28 फरवरी को होने वाले हालिया हमले में ईरान के सुप्रीम कमांडर और अहम फौजी कमांडर शहीद हुए, लेकिन ईरान का दफाई निजाम न सिर्फ ये कि फाल रहा बल्कि उससे भी ज्यादा एक्टिव और तैयार हो गया है। ये सब कुछ दिफाए मोज़ेक की बदौलत मुमकिन हुआ। दिफाए मोज़ेक ने ईरान की कमांड और फौजी ढांचे को मजबूत रखा ताकि दुश्मन के हर हमले के बावजूद ईरान की दफाई ताकत कायम रहे। दोस्तों, 28 फरवरी के बाद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल एक नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान की जानब से मुबैना तौर पर खलीजी मुल्क में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जबकि दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के करीब हमले की खबर ने सफारती सतह पर भी खतरे की घंटी बजा दी है। 28 फरवरी को ईरान पर होने वाले इसराइली हमले के बाद ईरान के जवाबी हमलों से अमरीकी मफादात को क्या नुकसान हो सकता है, आइए इसका भी तज्जिया करते हैं। दोस्तों, खलीज में अमेरिका के अहम फौजी अड्डे मौजूद हैं, जिनमें कतर का अल उदैद एयर बेस नुमाया है। इसी तरह बहरीन में अमरीकी बहरी मौजूदगी भी अहमियत रखती है। अगर इन अड्डों को ईरान की जानब से निशाना बनाया जाए तो असरात क्या होंगे? फिजाई मिशन और लॉजिस्टिक्स सप्लाई मुतासर हो सकती है। दिफाई निजाम को मजीद मजबूत करने, मुरम्मत और इजाफी तानियातियों पर अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। और अगर हमले बार बार हो तो इत्तेहादी ममालिक में ये सवाल उठ सकता है कि अमेरिका उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पा रहा है कि नहीं। इसी तरह दुबई में वाक़ अमरीकी कौंसल खाने के करीब हालिया हमले ने एक नया पहलू खोला है, क्योंकि सफारती इमारतों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इंतहाई हसास मामला होता है और ये सिर्फ फौजी मामला नहीं बल्कि सफारती सतह पर भी अमरीका के लिए एक चैलेंज है। इसी तरह अगर ईरान अब अपनाए हुर्मज़ में जहाजों की आमदोरफ्त को महदूद करने में कामयाब होता है तो इसके असरात बराह रास्त ऑयल मार्केट पर पड़ते हैं। आलमी तेल की कीमतों में इजाफा होगा, शिपिंग इंश्योरेंस रेट बढ़ जाएंगे, खलीजी ममालिक की बरामदात मुतासर होगी और ये सूरत हाल न सिर्फ अमरीकी बल्कि पूरी आलमी मईशत के लिए दबाव का बायस बन सकती है। अजीजान मन, ईरान के इन इक़दामात को बाज़ तज्ज़ियाकार स्ट्रेटेजिक डेटरेंस करार देते हैं, यानी ईरान की तरफ से ये पैगाम देना कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा। अब ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, सफारतकारी और मईशत की जंग भी है। 28 फरवरी 2026 के बाद हालात तेजी के साथ बिगड़ना शुरू हुए। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ईरान रोजाना दर्जनों से लेकर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इसराइल की तरफ दाग रहा है। इसराइल का दफाई निजाम इनमें से बहुत सौ को तबाह कर रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों की मुकम्मल रोकथाम मुमकिन नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम से एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागने की लागत तकरीबन 40,000 से $1,00,000 तक बताई जाती है। इसके अलावा जदीद दिफाई निजाम जैसे डेविड स्लिंग या एरो सिस्टम की लागत $1 मिलियन फी इंटरसेप्शन तक जा सकती है। अगर रोजाना दर्जनों या सैकड़ों मिसाइल रोके जाएं तो योमिया खर्च करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने खित्ते में तैयारा बरदार बहरी जहाज, जंगी तैयारे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। एक तैयारा बरदार बहरी बेड़े को ऑपरेट करने की लागत रोजाना लाखों डॉलर तक हो सकती है और अगर ये तैनाती तवील होती है तो अमेरिका पर अरबों डॉलर का बोझ बढ़ सकता है। अब अगर अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में ईरान का खर्च देखें तो बाज़ तज्जियों के मुताबिक एक सस्ता ड्रोन चंद हजार से चंद लाख डॉलर में तैयार हो सकता है। यानी अमेरिका और इसराइली दफाई निजाम को इस्तेमाल कराने के लिए ईरान कम खर्च में ज्यादा माली दबाव डाल रहा है। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली ये भी हो सकती है कि कम लागत वाले मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करके इसराइल और अमेरिका को महंगे दफाई निजाम इस्तेमाल करने पर मजबूर करना
और जंग को तूल देकर अमेरिका और इसराइल पर माली दबाव बढ़ाना। और इसीलिए ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जंग फौरी खत्म होती नजर नहीं आ रही, और अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसराइल का दिफाई बजट तेजी से बढ़ेगा। अमेरिका की खित्ते में मौजूदगी अमेरिका को महंगी पड़ेगी और आलमी मंडियों में तेल की कीमतों और मईशत पर भी दबाव बढ़ेगा। अजीज़ान ईमान, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग ने खित्ते को अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। लाखों अफराद की जानो माल को इस जंग से खतरा लाहक है, जबकि आलमी सतह पर सियासी और इक्तिसादी असरात मजीद पेचीदा हो रहे हैं। और अब आखिर में आपको बताते हैं कि 2024 में चीनी तजियाकारों के जो अंदाजे थे वो आज ईरान, अमेरिका और इसराइल की जारी कशीदगी में दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 2024 में चीन के स्ट्रेटेजिक हलकों में ये तजिया सामने आया था कि ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त तसादम का इम्कान बढ़ेगा। अमेरिका बराह रास्त जंग से गुरेज करेगा, मगर अमली तौर पर इस जंग में शामिल रहेगा। अगर जंग तवील हुई तो जंग के माशी असरात आलमी सतह पर होंगे। खास तौर पर अबनाए हुर्मुज़ आलमी तवानाई मंडी का सबसे हसास मुकाम बन जाएगा। और आज जब हम हालात को देखते हैं तो ये तमाम नुकात हकीकत के बहुत करीब महसूस होते हैं। हालिया हालात की मजमूई तस्वीर को अगर देखें तो कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अबनाए हुर्मुज़ आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। तेल की कीमतें मुतासर हो रही है। जंग मुख्तसर के बजाय तवील होती नजर आ रही है, और ये तमाम अनासर इस बात की निशानदेही करते हैं कि 2024 के कई स्ट्रेटेजिक अंदाजे आज की सूरत हाल से हम आहंग दिखाई देते हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं एक अहम सियासी पेशरफ्त की। वजीर आजम हाउस में होने वाली सिक्योरिटी ब्रीफिंग और उसके बाइकाट का फैसला, जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौकफ क्या है। तहरीके इंसाफ का वाज़ेह और दो टोक मौकफ यह है कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उनके कायद हैं और किसी भी कौमी या अहम फैसले में शिरकत से पहले खान से मुशावरत जरूरी है, जबकि खान से मुलाकातों पर पाबंदी है और खान के जाती डॉक्टरों को भी खान तक रसाई नहीं दी जा रही। और ऐसे हालात में हुकूमत के इस इजलास में पीटीआई का शिरकत करना, उनके नजदीक हुकूमत के इस फैसले को लेजिटिमेसी देना होगा। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर उनके लीडर इमरान खान से पार्टी के अरकान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो वो किस बुनियाद पर हुकूमत के साथ बैठकर कौमी सलामती जैसे अहम मामलात पर बात करें। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और अहम एतराज भी उठाया है कि वजीर आजम हाउस में होने वाली सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लियामेंट यानी कौमी असेंबली पाकिस्तान का वो आईनी फोरम है जहां पर तमाम नुमाइंदे अवाम के वोट से मुंतखब होकर आते हैं। इसलिए कौमी सलामती जैसे मामलात पर ब्रीफिंग पार्लियामेंट में होनी चाहिए ताकि शफाफियत और इदारा जाती तवाज़ुन बरकरार रहे। तहरीक इंसाफ का एक बयानिया ये भी है कि एक तरफ हुकूमत अपोजिशन को कौमी इत्तेहाद के नाम पर इजलास में बुलाती है तो दूसरी तरफ उनके कायद इमरान खान को मुलाकातों और तिब्बी सहूलतों से महरूम रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये डबल स्टैंडर्ड है और इसी बुनियाद पर पीटीआई ने हुकूमत की ब्रीफिंग में शिरकत न करने को अपना असूली मौकफ करार दिया, न कि सियासी हटदर्मी। दोस्तों, यहाँ पर असल सवाल महज एक इजलास में शिरकत या अदम शिरकत का नहीं, असल सवाल असूल, नुमाइंदगी और सियासी वकार का है। जब एक जमात के मुंतखब और बानी लीडर इमरान खान हो और वो जेल में कैद हो और उनसे मुलाकात तक मुमकिन न हो, तो क्या उनकी जमात से ये तवक्को की जा सकती है कि वो खान के बगैर कौमी फैसलों में शरीक हो जाएं? तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि लीडर से मुशावरत उनका बुनियादी जमहूरी हक है। पार्टी को कायद से काट कर फैसलों में शामिल करना दरअसल पार्टी कायद की सियासी शनाख्त को कमजोर करना है। अगर हुकूमत वाकई कौमी इत्तफाक चाहती है तो सबसे पहले हुकूमत को सियासी दरवाजे खोलने होंगे, न कि सिर्फ रस्मी दावतनामे। और अगर एक तरफ हुकूमत की जानब से पीटीआई को इजलास में बुलाया जाए और दूसरी तरफ सियासी कायद इमरान खान से मुलाकात और बुनियादी सहूलतें भी महदूद हों, तो ऐसे माहौल में शिरकत करना महज रस्मी कार्रवाई बन जाती है, कौमी इत्तफाक नहीं। अब फैसला अवाम ने करना है। क्या असूल पे खड़ा होना दुरुस्त है या हालात के दबाव में समझौता कर लेना चाहिए? पाकिस्तान जिंदाबाद।